रेशमा की खास सहेली रेखा उसके घर आई हुई है और दोनों गप्पे लड़ा रही है। वैसे रेखा रेशमा के घर से 2 घर छोड़कर आगे ही रहती थी। वैसे मानना पड़ेगा, तेरी बहू की किस्मत तो बहुत अच्छी है, वरना आजकल इतना अच्छा परिवार कहाँ मिलता है भला। हाँ वही तो। अच्छा कहाँ गई है मैडम? गई होगी कहीं, मुझे क्या करना, कौन सा मेरा सुनती ही है वो। वही तो, तू तो इतनी अच्छी है कि पता नहीं तुझे ऐसी बहू कैसे मिल गई। तुझे तो कोई सुशील और अच्छी बहू मिलनी चाहिए थी। वही तो, पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। हाँ लेकिन तेरी बहू तो पहले गाना गाती थी ना, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से उसका कांटेक्ट होगा। जरा ध्यान दिया कर तू अपनी बहू पर। वही तो, इसे कोई शरीफ खानदान की लड़की नहीं मिली तो नाचने गाने वाली लड़की। तू चिंता मत कर, छोड़ ये सब, चल अब चाय पी ले, बहुत देर से ऐसे ही रखी हुई है। हाँ वैसे तेरी बेटी की शादी है ना अगले महीने, दुआ करती हूँ तेरी बहू अच्छी निकले। अरे तू दुआ मत कर, मुझे पता है कि वो लड़की कैसी है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो गांव की सुंदर और सुशील लड़की है। मैंने तो उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखा है। अपने घर का सारा काम संभालती है वो। वाह, देखो एक तेरा बेटा है जो तेरी मर्जी से शादी कर रहा है और एक मेरा बेटा है। अरे जाने दे, आजकल के बच्चे ऐसे ही करते हैं। वही तो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अपने बेटे की शादी के लिए कुछ सामान खरीदने जाना है। हाँ मिलते हैं फिर। रेखा वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही रेशमा की बहू निभा घर आती है। रेशमा गुस्से में, कहाँ गई थी तुम? सासू माँ, वो मैं अपनी पेमेंट लेने गई थी, कई महीनों से उन्होंने मेरा पेमेंट रोक रखा था। अच्छा सासू माँ, ये लीजिए, मैं आपके लिए ये साड़ी लाई हूँ। तूने सोचा भी कैसे कि मैं तेरी इस कमाई के पैसों का खरीदा हुआ कोई सामान तुझसे लूंगी? सासू माँ। क्या सासू माँ? तू मेरी बहू नहीं है, मैं तुझे बहू नहीं मानती हूँ। तू बस इतना जान ले कि मैं अपने बेटे की वजह से चुप हूँ, वरना मैं तेरा वो हाल करती कि तू सोच भी नहीं सकती। सासू माँ, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ। वो तो भगवान ही जाने कि तू क्या करती है। मेरे बेटे को फांस लिया है तूने, तेरी भोली सूरत के पीछे एक डायन छुपी हुई है। माँ जी। रेशमा उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपने कमरे में चली जाती है। वही बेचारी निभा बहुत रोती है। जतिन भी काम से घर वापस आता है, लेकिन निभा उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका घर बिखर जाए। निभा मन में, बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी अभी अभी संभली है और मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी गड़बड़ी होने नहीं दूंगी। दरअसल निभा का परिवार काफी गरीब था, इसलिए उसे 14 साल की उम्र से ही काम करना पड़ता था। उसकी एक छोटी बहन इशिता है, जिससे निभा का 3-4 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है। खैर रात होती है, सभी लोग अपना खाना पीना करके कमरे के अंदर चले जाते हैं। जतिन अपने फोन में निभा को पिक्चर्स दिखाते हुए, अच्छा निभा, ये देखो, ये नेकलेस, इनमें से कौन सा डिजाइन पसंद आ रहा है तुम्हें? आप जो कहें। वैसे तुम कोई सा भी नेकलेस पहनोगी ना तो वो तुम पे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम भी ना। अरे और क्या, वैसे सुना है कि अपनी पत्नी को हमेशा खूबसूरत कहते रहना चाहिए। अच्छा। अरे हाँ हाँ, क्योंकि तब बीवी से मार नहीं पड़ती ना। तुम भी ना जतिन, बड़े मजाकिया हो। अच्छा तो मैं ये वाला नेकलेस ले लेता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ ओके। और ऐसे ही बातचीत करने के बाद दोनों लोग सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं कि तभी एक दिन निभा बाजार गई हुई थी। सारा सामान ले लिया है, अब चलती हूँ घर। घर लौटते वक्त एक सुनसान जगह पड़ती है। निभा वहाँ से गुजरती है कि तभी बाइक से एक आदमी पीछे से आता है और उसे छेड़ने लगता है। अरे ओ जानेमान, कहाँ चली? छोड़ मुझे, बदतमीज, कौन है तू? अरे अपने पुराने आशिक को भूल गई क्या इतनी जल्दी?
गुड्डू डॉन, याद है तुझे? निभा डर जाती है। बदतमीज, जुबान संभाल कर बात कर, समझा? अगर हिम्मत है तो हेलमेट उतार और तब बात कर। अरे जाने मन, गुस्से में तो तू और भी कातिल लगती है। भाग यहाँ से वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाना। बचाओ, हेल्प हेल्प। ओफो, इतना गुस्सा। तभी वहाँ कुछ लोग उनकी तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर वो मंचला वहाँ से भाग जाता है। हे भगवान, वो नीच गुड्डू फिर से मेरी जिंदगी में तो नहीं लौट आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेचारी निभा यही सोचते सोचते अपने घर आ जाती है। सब्जी लेने गई थी या सब्जी उगाने गई थी? 2 घंटे का बोलकर 4 घंटे में आई है तू। सॉरी माँ जी, ट्रैफिक बहुत था आज, तो थोड़ा लेट हो गया। बकवास बंद कर और जल्दी से खाना बना, बहुत भूख लगी है मुझे। जी माँ जी। निभा किचन में खाना बनाने के लिए जाती है। 1 घंटे बाद जतिन घर आता है। माँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है, खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। अरे बेटा, अभी खाना बना ही कहाँ है, मेरी तो कमर दर्द कर रही है, वरना मैं ही बना देती। क्यों, निभा कहाँ है? अरे है तो यही, लेकिन जब बाहर जाती है तो घर बहुत देर में आती है, और आज भी यही हुआ। अच्छा। हाँ, अब मैं क्या कहूँ, कुछ कहूँगी तो मैं ही बुरी बन जाऊंगी। अरे नहीं माँ, आप ऐसा मत सोचिए। हाँ। तभी निभा खाना लेकर आ जाती है और सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। और तभी दाल में कितना ज्यादा नमक डाल दिया है तूने। अरे अगर खाना बनाने का मन नहीं था तो मुझे पहले ही बता देती ना। माँ जी लाइए ना, मैं इसे सही कर देती हूँ। और वो कुर्सी से उठकर वहाँ से चली जाती है। वो माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं। माफ करना निभा। कोई बात नहीं जतिन, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? लेकिन ये बताओ निभा कि तुम इतनी खोई खोई सी क्यों लग रही हो आज? कुछ नहीं, बस थकान सी लग रही है जतिन, और कुछ नहीं। आप इतना मत सोचिए। अच्छा। लाइए, मैं दाल में थोड़ा पानी डालकर खौला देती हूँ, तो ये सही हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, ये कल की सब्जी भी तो है ना, इसके साथ ही खा लेते हैं। अरे आओ ना, तुम भी बैठो। खैर कुछ दिन बीत जाते हैं कि तभी उस बाइक वाले आदमी का कॉल आता है। दरअसल ये आदमी निभा को बार बार कॉल करके कई दिनों से परेशान कर रहा है। आखिर क्या चाहते हो तुम? बार बार मुझे कॉल करके परेशान क्यों कर रहे हो? अरे जाने मन, गुड्डू डॉन तुझे बहुत याद करता है, आजा उसके पास दोबारा। अपनी बकवास बंद कर। ये कहकर वो फोन काट देती है। तभी देखती है कि जतिन की मिस कॉल पड़ी है। निभा जतिन को तुरंत कॉल लगाती है, लेकिन अब जतिन उसका फोन नहीं उठाता। तभी निभा की सासू से बुलाती है। जी माँ जी। मेरी सहेली और उसकी भतीजी आई हुई है, जाके कुछ नाश्ता बना दे। और हाँ, इनका मकान रिनोवेट हो रहा है, तो ये दोनों 8 दिन तक यहीं रहेंगी। जी। निभा चाय और पकौड़ी बनाकर लाती है। निभा मिंकी को चाय देती है। लीजिए। लाइए। और मिंकी चाय लेते वक्त जानबूझकर गरम चाय निभा के हाथ में उड़ेल देती है। अरे गलती हो गई, माफ कर दो निभा। कोई बात नहीं। ओफो, तुझे चाय ध्यान से देनी चाहिए थी ना। अब ये फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है? और रेशमा बहुत देर तक फर्स्ट एड बॉक्स ना मिलने का नाटक करती है। ये रहा। और मिंकी उसके घाव में दवाई लगा देती है। थोड़ी देर बाद जतिन घर आ जाता है। माँ, निभा कहाँ है? आजकल उसका कॉल बिजी बताता है। वो तो बताएगा ही ना। पता नहीं कैसी लड़की घर लेकर आया है तू। कभी कभी बड़ों की बात भी सुन लेनी चाहिए। मैडम ने आज जानबूझकर अपने हाथ में चाय गिरा ली ताकि कोई काम ना करना पड़े। वो देख मिंकी को, बेचारी तब से घर का सारा काम संभाल रही है। काश तूने मिंकी से शादी कर ली होती तो आज हम भी खुशी खुशी रहते। अरे माँ, आप भी ना फिर से शुरू हो गई। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मैं तेरी शादी मिंकी से करवा कर ही रहूंगी बेटा, देख लेना। खैर इसके बाद
मिंकी खाना तैयार करती है और सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। वाह, इसे कहते हैं खाना। मजा ही आ गया मिंकी। तुम्हें कैसा लगा खाना जतिन? अच्छा है। हाँ, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे ही ये दिन भी बीत जाता है। वहीं इन दिनों मिंकी जतिन को इम्प्रेस करने में लग जाती है, क्योंकि निभा के हाथ में चोट लगी थी तो वो काम नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मिंकी जतिन और रेशमा को खूब काम करके दिखाती है। तभी एक दिन, सुनो निभा, ये गुड्डू डॉन कौन है? इसने तुम्हें गुलदस्ता भेजा है और इसमें एक लव लेटर भी है। वो मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि तुम पता नहीं कहाँ खोई रहती हो। तुम्हारा फोन भी बिजी आता है और जब कुछ पूछता हूँ तो बताती भी नहीं हो। जतिन, तुम मुझे समझो। अरे लेकिन सच्चाई तो बताओ, क्या है? और ये गुड्डू डॉन कौन है? क्या तुम इससे प्यार करती हो? नहीं। तभी रेशमा वहाँ आती है। तो बता कौन है वो? बदचलन कहीं की, बेशरम। बता किसके साथ चक्कर चल रहा है तेरा? नहीं माँ जी। माँ, ऐसे मत बोलो ना। तू चुप कर। ये नाचने गाने वाली लड़की हमारे सर पर चढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर मिंकी और रेखा बहुत खुश हो रहे थे। बताओ निभा, आखिर बात क्या है? जतिन, ये गुड्डू एक गुंडा है। मैं जब गाने का काम करती थी ये तभी से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन 2 साल से ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन पता नहीं आज अचानक यहाँ से कहाँ आ गया। कहाँ से आ गया? या तूने ही बुलाया है? माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक आदमी बार बार मुझे परेशान करता है। मुझे लगा कि इन सब बातों को आप सभी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पास की कोई भी चीज मेरे वर्तमान को बर्बाद करे। अरे झूठी है तू जतिन, इसका चक्कर चल रहा है। मैं लिख के देती हूँ, इसे अभी घर से बाहर कर दे। नहीं माँ जी, मैंने इस घर को बचाने की बहुत कोशिश की है, प्लीज ऐसा मत करिए। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? अरे जतिन, इतना काफी नहीं है तेरे लिए? जब ये घर से भाग जाएगी तब तुझे कैसा लगेगा? हाँ, वैसे भी इसकी वजह से पूरे मोहल्ले वाले हम पर ताना मारते हैं। बेचारी निभा रोते हुए अपने कमरे के अंदर चली जाती है। तो इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं कि तभी एक दिन जतिन दौड़ते हुए अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ, निभा ने ये लेटर छोड़ा है। इसमें लिखा है कि वो घर छोड़ के जा रही है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी वजह से हम सबको कोई प्रॉब्लम ना हो। जरूर अपने आशिक के साथ भागी होगी। अच्छा हुआ कि भाग गई। इस बात को करीब 3 महीने और हो जाते हैं कि तभी एक दिन रेशमा रेखा के घर बिना बताए चली जाती है। उस समय दोनों बातें कर रही थी। ये रेशमा इतनी चालाक है, लेकिन तब भी अपने बेटे की शादी तुझसे नहीं करवा पाई। हाँ, पागल है वो बुढ़ी, बस चालाक बनती है। ऐसे कुछ चालाक नहीं है वो। अभी तक अपने बेटे को मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं कर पाई। पता नहीं कब राजी होगा वो जतिन। मुझे तो उससे कोई प्यार नहीं है। मैं तो बस उसकी नौकरी और प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रही हूँ। हाँ और क्या, इससे तेरी शादी हो जाए बस। तेरी लाइफ तो सेट है समझो। एक मेरी बहू को देखो, भाग गई मुंह काला करके। वो तो कहो कि मैंने किसी को ये बात मालूम नहीं होने दी। हाँ वही तो, आप तो उसे इतने अच्छे से जानती थी, तब भी कैसे निकली वो? वैसे रेशमा की बहू अच्छी तो थी, लेकिन हमें क्या करना, हमें तो अपना देखना है। हाँ वही तो। रेशमा ये सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से चुपचाप चली आती है। घर पहुँचकर वो सारी बात जतिन को बताती है और तब जतिन एक खुलासा करता है। माँ, चलो, आपको पता तो चला ना कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मैं आपको अब बताता हूँ कि निभा कहीं नहीं गई थी। निभा इसी शहर में थी। ये सब मेरा प्लान था। क्या? हाँ माँ, मैं चाहता था कि आपको अपनी गलती का एहसास हो, जो अब आपको हो चुका है। वहीं थोड़ी देर में निभा भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, वो बाइक वाला आदमी और कोई नहीं, बल्कि मेरी सौतेली बहन इशिता का दूसरा पति मनोज है। जतिन ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी और इंस्पेक्टर ने आज ही बताया कि इशिता ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो मुझसे जलती थी। उसको ऐसा लगता था कि बचपन से ही मेरे माता पिता मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। उसने 3-4 साल पहले ही भाग कर शादी की थी, लेकिन उसकी वो शादी चली नहीं। और जब इशिता को पता चला कि मेरी शादी अच्छे घर में हुई है, तो उसने मुझसे बदला लेने की सोची। क्या?
हाँ माँ, और अब हमें पता चलता है कि वो बाइक वाले आदमी का गुड्डू डॉन से कोई लेना देना नहीं था। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। चलो, इस बात की खुशी है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हाँ हाँ बेटा, दोनों यहाँ आओ। और रेशमा अपनी बहू को पहली बार गले लगाती है।